आरबीटी विद्यालय सरया गुटनी में आज के इस आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुझे विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया है। उसके लिए मैं विद्यालय के साहित्य शिक्षक के रूप में वरुण कुमार पांडे, विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान मुकेश मिश्रा जी का सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की जो मुझसे अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। आज के प्रशिक्षण का जो टॉपिक है वह है क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो आइए हम सभी इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है। कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है। इसका प्रबंध करके शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। कक्षा का मतलब होता है कि जहां पे विद्यार्थी अपने शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात करके अपने जीवन के मार्गों को प्रशस्त करता है, चलता है। कक्षा कक्ष ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कक्षा कक्ष और प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन का सामान्य अर्थ कक्षा से संबंधित उपकरणों एवं भौतिक व्यवस्था से होता है। वर्तमान समय में कक्षा प्रबंधन का संबंध कक्षा कक्ष की भौतिक व्यवस्था एवं मानवीय व्यवस्था से है, जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया को ज्ञान एक शिक्षक के लिए परम आवश्यक होता है, क्योंकि कक्षा कक्ष का प्रबंधन करने में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही अहम भूमिका हुआ करती है। क्लास को व्यवस्थित करना, ठीक करना, तत्पश्चात शिक्षण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है। क्लास को किस प्रकार से मैनेज करें, इसके लिए शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक कुशल शैक्षिक वातावरण का स्वरूप तैयार होता है। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि क्लासरूम को मैनेज करता कौन है। जैसे कि एक स्कूल को मैनेज करने का कार्य स्कूल के ऑनर का हुआ करता है, उसी प्रकार से एक क्लास को मैनेज करने का कार्य अध्यापक का होता है, जिससे वह व्यवस्थित करके शिक्षण का कार्य सही प्रकार से करता है। शिक्षक को सबसे पहले शांतचित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा में अपने क्लास में प्रवेश करना होता है। इसका प्रभाव क्लास में बैठे विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से व सकारात्मक रूप से पड़ता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन
में एक शिक्षक की भूमिका अलग अलग प्रकार से हुआ करती है। एक शिक्षक कक्षा कक्ष में कई प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है, जैसे कि एक अध्यापक के रूप में भूमिका, दार्शनिक के रूप में भूमिका, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका, अनुसंधान करने की भूमिका, नेतृत्व करने की भूमिका आदि का निर्वहन एक शिक्षक द्वारा क्लास में किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला बिंदु अध्यापक की भूमिका। एक अध्यापक क्या होते हैं? अध्यापक वह है जिसे देख करके बालक, जो क्लास में बैठे बालक है, विद्यार्थी है, वह सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। उनके क्लास में प्रवेश करते ही क्लास के विद्यार्थी सीखने की प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाए, वह शिक्षक होता है। और एक शिक्षक को उसी प्रकार से होना भी चाहिए। वह अपने बच्चों को क्लास में अपनी ओर आकर्षित रखे। वह कुछ इस प्रकार से अपना हाव भाव रखे जिससे विद्यार्थी उसे, उसके पहनावे को, उसकी चाल ढाल को, उसकी बोलने की शैली को आत्मसात करें और उसे देख करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है दार्शनिक के रूप में निर्वहन। एक अध्यापक कक्षा कक्ष में दार्शनिक के रूप में भी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि एक अध्यापक को अपने टॉपिक के बारे में, अपने प्रकरण के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए और एक अध्यापक अपने टॉपिक को अलग अलग विधियों से छात्रों के मध्य बताने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसके लिए वह विद्यार्थियों का किस प्रकार से अधोमुखी विकास हो, वह किस प्रकार से और तीव्र गति से सीखे, इसके लिए वह जो है शिक्षक नवीन विधियों को भी अपने शिक्षण में शामिल करता है। तो इस प्रकार से शिक्षक दार्शनिक की भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। दूसरा, अगला जो बिंदु है इसमें मार्गदर्शक की भूमिका। एक अध्यापक कक्षा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में मार्गदर्शक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। वह बालक की समस्याओं का समाधान करता है। किस विद्यार्थी की कौन सी समस्या है जिसके कारण बालक अधिगम को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है, उसका ख्याल वह रखता है। यानी कि हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी एक ही समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एकाएक बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, आपके द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अधिगम करते हैं। उसका ख्याल भी अध्यापक को रखना चाहिए, जिससे वो धीरे अधिगम कर रहे हैं बच्चे, वे भी उन तीव्र अधिगम करने वाले बच्चों की श्रेणी में आ सके। इससे क्या होगा कि क्लास में सभी विद्यार्थियों को पूरा नहीं आ रहा ना इसे अपने अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रकार से एक मार्गदर्शक के रूप में भी अध्यापक की भूमिका कक्षा कक्ष में हुआ करती है।
अगला बिंदु जो है अनुसंधानकर्ता की भूमिका। एक अध्यापक अनुसंधानकर्ता के रूप में भी कक्ष में निर्वहन करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि वह वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसका उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षक जो है कभी क्लास में जाते हैं तो अपने विषय को पढ़ाने के दौरान, अपने टॉपिक को स्पष्ट करने के दौरान वे भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल आदि को दिखा करके बच्चों को उनका ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं। वे बच्चे कभी उस मॉडल को देख करके नहीं सीख पाते हैं। इसके बाद शिक्षक द्वारा अन्य दूसरी विधि को अपनाई जाती है, यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्यापक जो है बच्चों को नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनको शिक्षण देने का कार्य करते हैं। अगर शिक्षक के पास सदा एक ही तकनीकी हो और वह एक ही तकनीक से पढ़ाएगा जिससे बालक नीरसता महसूस करते हैं, यानी कि वह अधिगम नहीं कर पाते। कभी कभी हम लोग व्याख्यान करते रहते हैं और बच्चे इससे ऊब जाते हैं। तो जो ही हम अपने शैक्षिक तकनीक को बदलते हैं, दूसरी विधि को अपनाते हैं, बच्चे उसे और अधिगम करना सीख लेते हैं। जैसे कि एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा कि हम बार बार बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बताइए गणेश के पिता का क्या नाम था गणेश के पिता का। हम खूब उसको बताए हुए हैं कि भगवान शिव था, शंकर था। फिर थोड़ी देर बाद हम बच्चों से पूछते हैं, कुछ बच्चे जवाब देते हैं और कुछ बच्चे जवाब नहीं देते। तो इससे हम लोगों को अपने अंदर धैर्यशीलता लाने की जरूरत है कि हम बार बार जो बता रहे हैं, बच्चे कुछ ही बता रहे हैं, कुछ बच्चे जो है नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग नई शैक्षिक तकनीक का प्रयोग करते हुए बच्चों को प्रोजेक्टर दिखाते हैं। उसमें भगवान शिव की तस्वीर बच्चे देखते हैं, उनके गले में सर्प की माला बनी हुई है, सांप है। भगवान गणेश जो है उनका सूंड बड़ा है, उनके पेट बहुत ज्यादा निकले हुए हैं। ये बच्चे केवल देख रहे हैं और हम खड़े हैं। फिर जब अगले दिन उस दिन की बात ही छोड़ दिया जाए, जब हम लोग दूसरे दिन पहुंचते हैं, बोलते हैं कि बताओ बेटा गणेश के पिता का क्या नाम था, तो ऐसे में सभी बच्चे उसका उत्तर अपने अपने ढंग से देते हैं। सर, जिनके गले में सांप है ना, वो गणेश जी के पिता जी। सर, वो जो त्रिकुंड लगाए हुए हैं, उनके ललाट पे भी एक आंख का चिन्ह बना हुआ है, वो गणेश जी के पिताजी हैं। अर्थात बच्चा जो है आपके इस विधि से और अधिक सीखता है। प्रबंधन की भूमिका, अगला बिंदु प्रबंधन की भूमिका होता है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि वह अपने क्लास को प्रबंध करता है। तत्पश्चात वो जो है इस प्रबंधन के पश्चात अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके अंतर्गत वो क्या क्या करता है, तो सबसे पहले नियोजन। वह एक योजना बनाता है और योजना बना करके ही अपने कार्यों को करता है। बिना योजना को बनाए वह अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। और जब योजना बना लेता है तब उसे निर्देशित करता है, यानी निर्देशन करता है। और योजना बना करके फिर बताना और अंत में उसका मूल्यांकन करने का कार्य करता है। और अगला बिंदु है इस कड़ी में कि एक अध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होना चाहिए वह ये होना चाहिए कि उसमें नेतृत्व करने की भूमिका होनी चाहिए। अगर उसके पास नेतृत्व करने की क्षमता है तो वह अपने क्लास के विद्यार्थियों के अंदर व्यवस्थित तरीके से सही
गुणों का समावेश करा सकता है, क्योंकि एक अच्छे नेतृत्व के अभाव में बच्चे अच्छे अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हम जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे हमारी ओर ही आकर्षित होते हैं और बच्चों के लिए ही हम आकर्षण का केंद्र बने होते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से अपने आप को वहां पे रखना है जिससे आपकी हर बात को बच्चे आसानी से सुगमता से समझें। अब इसका प्रबंधन की बात करें, उद्देश्य क्या है? कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य ये है कि हम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाए, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो। हम कितना अच्छा जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने क्लास में कितना बच्चों को अच्छा दे देते हैं और उसका फीडबैक लेने पे बच्चे उसी प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। यानी कि आपके द्वारा जो बताया गया वह बच्चों को बोध हुआ और बोधात्मक प्रश्न जब आपने किया तो उसने उसका उत्तर दिया। ये कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का जो अगला प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना। जो भी भौतिक संसाधन है, जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने बातचीत किया अभी, उन तमाम चीजों का प्रयोग हम अपने क्लास में करें जो वर्तमान समय में है। मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होना चाहिए जिससे कि शिक्षक और शिक्षार्थी, जो शिक्षक है जो शिक्षार्थी है, वो दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं। और कक्षा कक्ष प्रबंधन का जो अगला बिंदु है वो ये है कि कक्षा से संबंधित यानी क्लासरूम से संबंधित तथ्यों के मध्य समन्वय को स्थापित करना, क्योंकि बिना समन्वय को स्थापित किए हम अधिगम की प्रक्रिया को सरल नहीं बना सकते हैं। और इसके प्रयोग से चहुमुखी विकास होता है बच्चों में। कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि वे अधिगम को अस्थायी बनाता है। जो अगर हम कक्षा कक्ष प्रबंधन ठीक प्रकार से करते हैं तो जो हम लोगों के द्वारा बच्चों को बताया जाता है, जो सीखते हैं वे अस्थायी रूप से सीखते हैं और वे जो है उच्च स्तरीय गति को प्राप्त करते हैं। यानी वे भावनात्मक रूप से भी अपने विचारों को उच्च रखते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न कक्षा को बनाए रखने की बात करता है, जिससे कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया और भी रुचिपूर्ण हो। बालक का इसमें ध्यान देना होता है कि बालक का सामाजिक विकास भी हो। कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए इससे संबंधित तथ्यों का प्रबंधन भी परम आवश्यक है। अब एक कक्षा को किस प्रकार से होना भी चाहिए, इसका भी कक्षा कक्ष प्रबंधन में हम सभी शिक्षकों को ध्यान रखना होता है। क्लासरूम का उचित आकार का होना। कक्षा कक्ष का आकार
छात्र की संख्या के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे क्लास में बच्चे अधिक हैं और उसके अनुसार हम लोग उन्हें बैठने का प्रबंध भी करें। यह हम लोगों का कार्य होता है, जिससे छात्रों को उचित स्थान प्राप्त हो सके, जिससे वह अपने कार्यों का उचित संपादन कर सके। अतः कक्षा कक्ष का आकार सामान्य से अधिक एवं कम नहीं होना चाहिए। हमारी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार उन्हें उचित आकार देना हम अध्यापकों का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि वह ठीक प्रकार से बैठ सके, हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ सके। इसके लिए जो अगला बिंदु है वह क्लास में उचित प्रकाश का होना। कक्षा कक्ष में जो महत्वपूर्ण कार्य ये होना चाहिए कि क्लास में उचित प्रकाश का होना जरूरी है, जिससे कि छात्र सरलता से श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे हमारे द्वारा लिखी गई बातों को, परिभाषा को या अन्य उदाहरणों को ठीक प्रकार से वह देख सके। अगर उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहती है तो बच्चे शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को, उदाहरणों को ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। और इसके साथ ही साथ अन्य सामग्रियों को अवलोकन वो सही प्रकार से कर सकेंगे। इसके लिए कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए, तो उचित खिड़की व दरवाजों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। अगला बिंदु है उचित बैठक की व्यवस्था। एक अच्छे क्लासरूम में और एक अच्छे कक्षा कक्ष प्रबंधन के रूप में अध्यापकों का यह कर्तव्य होता है कि कक्षा कक्ष में छात्रों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंधन करें। फर्नीचर, बेंच जो भी लगे होते हैं वे उनकी आयु और वर्ग के अनुसार निश्चित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात किया आयु और वर्ग के अनुसार। कुछ बच्चे कद में छोटे होते हैं, कुछ बच्चे कद में बड़े होते हैं, तो हम फर्नीचर को, बेंच को इस प्रकार से लगाएं जिससे सभी बच्चे आसानी से हमारे द्वारा कराए जा रहे अधिगम प्रक्रिया को या जिस टॉपिक को हम बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसको सही प्रकार से सुन सके और देख भी सके। और इससे उनको बैठने में किसी प्रकार की समस्या न हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो छात्रों को अध्ययन करने में पूर्ण सुविधा प्राप्त होती है, वह पूर्ण रूप मनोयोग से तल्लीन हो सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि क्लासरूम में अनुशासन, कहा गया है अनुशासन सभी जगह आवश्यक होता है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन करते समय एक अध्यापक को अपने क्लासरूम में अनुशासन
का पूर्णतः ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अनुशासन के बिना अच्छे ढंग से आप अपनी बातों को, जो उद्देश्य बताने के लिए आप क्लास में प्रवेश करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और अनुशासन सामान्य नहीं, पूर्णतः अनुशासन की स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकती है। अतः एक आदर्श शिक्षक के रूप में हम सभी अपने कक्षा कक्ष को पूर्णतः व्यवस्थित रखें, जिससे कि छात्र अनुशासन में रह करके अधिगम प्रक्रिया को पूरा कर सकें, कुशल वातावरण का निर्माण करें। अनुशासन के साथ ही साथ हमें क्लासरूम में एक उचित वातावरण का निर्माण करना होता है, जैसे कि क्लास के अंदर अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए आते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम अपने क्लास में जाएं तो बच्चे दूसरे विषय को पढ़े हुए होते हैं, आपको अपने विषय में अपने टॉपिक को बताना होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ देर पहले बच्चे अगर मैथ्स पढ़े हुए हैं, गणित के सवाल को हल किए हुए हैं, तो उनका ध्यान अभी भी वही रहता है। तो हम जाते ही अपना जो टॉपिक है उसको बताना शुरू नहीं करें। सबसे पहले एक अच्छे कक्षा कक्ष प्रबंधन के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उन बच्चों को वहां से ध्यान केंद्रित अपने टॉपिक के ऊपर कराएं। इसके लिए हमें कभी कभी बच्चों को कहानी का भी सहारा लेना होता है। कहानी सुनाने के बाद बच्चों के अंदर थोड़ी सी शांति महसूस होती है और फिर उनका ध्यान दूसरी ओर केंद्रित होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी जब अपने टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं तो टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न करें। कैसे? कि इस प्रकार से प्रश्न करें कि बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देते देते आपके टॉपिक तक आ जाए। जैसे कहा जाए कि भारत के अधिकांश लोग यानी अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है, तो बच्चे बताते हैं कि गांव में निवास करती है। गांव में जब छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा किससे होता है, तो बच्चे बताते हैं कि पंचों द्वारा यानी ग्राम पंचायत द्वारा। जब वहां भी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं तो कहा जाते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं कि थाने में। ठीक, अगर वहां भी जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, हम लोग अपना मुख्य जो टॉपिक हम लोगों का आ रहा है जिला न्यायालय, तब हम वहां से अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक उचित वातावरण को क्लास में बनाए, जिससे बच्चे अपने पिछले जो विषय को पढ़ रहे थे उससे ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हुआ, और इस तरह से हम लोग जो है अपने शिक्षण अधिगम को और सरल और सहज बना सकते हैं। और कुशल वातावरण का निर्माण करके हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न
बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जब हम सभी करते हैं तो हम जो मुख से बोल करके बताते रहते हैं उन चीजों को बच्चे जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर देखते हैं और देखने के बाद भी उन्हें आत्मसात करने का कार्य करते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की उचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। छात्र की सहभागिता, अगला जो बिंदु है छात्र की सहभागिता। कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख अंग जो होता है वह छात्र होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का जो प्रमुख अंग जो होता है वह छात्र होता है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए छात्रों की सहभागिता का होना भी परम आवश्यक होता है। अगर क्लास में छात्र ही नहीं रहे तो हम किसे अधिगम कराएंगे? इसके लिए छात्रों की सहभागिता, छात्रों का होना बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ ही साथ यह आवश्यक है कि छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर लगातार कोई हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते करते हमें थकान होता है और इसके साथ ही साथ हम लोग थोड़ा दूसरे कार्य को करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी भी उसी प्रकार से करते हैं। क्लास में वह विभिन्न विषयों को अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उन्हें भी थकान होता है। और जब उनको इसके लिए थोड़ा सा समय मिलता है, यानी मानसिक थकान, थकान का अर्थ है मानसिक थकान, मानसिक रूप से वो थक जाते हैं। उसके बाद हम जितना कुछ भी कर लें, समुचित शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर लें, फिर भी वह अधिगम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि समय समय पर उन्हें उचित खेलने का अवसर भी दिया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ तो रहते ही हैं क्लास के अंदर, शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ रहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि अरिस्टाटस महोदय ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कितना ही कुछ कर लें वह अधिगम नहीं कर पाते। तो हमें शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखने के लिए समय पे उचित खेल की व्यवस्था भी करें। इससे क्या होता है कि जब इसके बाद बच्चे क्लास में आते हैं तो उनके अंदर एक नया जोश होता है, फिर से वो एक नए तरोताजा मस्तिष्क से अपने संपूर्ण जो अध्ययन करने संबंधित बातें होती हैं अपने मन मस्तिष्क में संग्रहित करने का कार्य करते हैं। ये भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो तो हमारा ध्यान सभी विद्यार्थियों पे हो। ऐसा नहीं कि हम केवल सामने की ओर जो बच्चे बैठे हुए हैं केवल अपना ध्यान वही रखें। हमें
अपने टॉपिक को बताते समय, अपने विषय को बताते समय बीच बीच में जो बिंदु है उन्हें जब बता रहे हो तो वहां पे ये ध्यान रहे कि पीछे वाले पृष्ठभाग में जो बच्चे बैठे हैं वे आपकी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वे आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि हम उन्हें भी बीच बीच में उठा करके उनसे कुछ प्रश्न करें। इससे क्या होता है कि वे बच्चे और ही सरलता से सीखते हैं, उन्हें भी लगता है कि हम पे भी अध्यापक की नजर है, अतः हमें भी अपने कार्य को करना चाहिए। जब हम क्लास में जाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रश्न को पूछते हैं, तो इसको पूछने के दौरान कुछ बच्चे सही उत्तर भी बताते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक होता है कि हम सभी उन्हें शाब्दिक पुनर्वलन भी प्रदान करें। इससे क्या होता है कि उन्हें भी और भी कार्य को मन से करने की प्रेरणा जागृत होती है। हम लोगों ने क्लास में विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग किए और विधियों के प्रयोग करने के बाद भी अगर बच्चे आपके उत्तर का सही स्पष्टतः प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें हम जो है अशाब्दिक पुनर्वलन दें। अशाब्दिक पुनर्वलन का मतलब कि उन्हें डांटना, फटकारना, बैठाना है ना, या क्लास से बाहर कर देना है ना। इसके लिए हम लोग जो है कुछ इस प्रकार के शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग करें कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, बच्चे ने बताया नरेंद्र मोदी। तो बच्चे हैं, उन्हें शाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत हम इस बात को कहें कि आपका प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। इससे लगता है कि बच्चे क्या करते हैं कि वे हमेशा जब ये बात बोलते हैं तो उनके अंदर एक अलग खुशी उत्पन्न होती है, एक शाब्दिक पुनर्वलन। कभी क्या होता है, कोई प्रश्न हम आप करते हैं बच्चों से, छोटे बच्चे हैं, वहां पे पीठ को थपथपाना। छोटा बच्चा है, आपने कोई प्रश्न किया, बताया सर हमारे पीठ को थपथपाए, हमने बहुत अच्छा किया है, वह अपने आप को काफी अच्छा महसूस करता है। और इस तरह से जब आप दूसरा कोई कार्य उन्हें देते हैं तो उसे बहुत ही मन से वो करता है। और एक शिक्षक का प्रबंधन कक्षा कक्ष के अंतर्गत ये ध्यान होना चाहिए कि वो पूर्णतः कोशिश करे कि अपने विषय को, अपने टॉपिक को पूर्णतः अपने मन मस्तिष्क में इस प्रकार से रखे जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो। क्योंकि विद्यार्थी जो है एक शिक्षक को ही अपना आदर्श मानते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो वे हम सभी अध्यापकों का अनुकरण करते हैं, यानी कि ठीक वैसा ही बोलने का, वैसा ही चलने का, वैसा ही और भी कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। तो हमें अपने विषयों को सही सुव्यवस्थित ढंग से जानकारी भी रखना बहुत जरूरी होता है, जिसका प्रयोग जब हम क्लास में करते हैं तो क्लास के अंतर्गत बच्चे भी वैसा ही करते हैं। अगर हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं तो बच्चे भी अच्छा करेंगे और इस प्रकार से बच्चों में तीव्रगामी प्रक्रिया का विकास होता है, जिसके अंतर्गत वो समाज में एक अच्छा कार्य को करता है। और हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पृष्ठ पोषण, कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ घटक भी हैं। एक बार ऊपर हम लोगों ने और भी चर्चाएं की, एक बार इन्हें देखते हैं कि इन घटक के होने से भी हम लोग जो है शिक्षण की प्रक्रिया को
सरल बना सकते हैं और इसका प्रयोग करके क्या क्या लाभ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कक्षा कक्ष को रोचक बनाना। जब तक हम लोग अपने क्लासरूम को रुचिपूर्ण नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से अपने आप को क्लास में प्रेजेंट करना होता है जिससे क्लास में रोचकता उत्पन्न हो और बच्चे जब रुचि भी रखना शुरू करते हैं तो आपके अधिगम की प्रक्रिया और भी सहज हो जाती है। दूसरा बिंदु देख पा रहे हैं, छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना। हम लोगों ने ऊपर अभी भी चर्चा किया कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इसके साथ ही साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें कार्य करना चाहिए अपने कक्षा कक्ष के अंतर्गत। यानी कि मनुष्य समाज में ही रहता है और बच्चे समाज में ही रह करके तमाम क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो बच्चा सामाजिक हो, इसके लिए जो भी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स इत्यादि को हम लोग पढ़ाते हैं, इसको व्यवस्थित ढंग से उन्हें प्रदान करें जिससे उन्हें समाज में बोलना, रहना और भी तमाम गतिविधियां हैं जिसे वो करना सीख जाए। क्योंकि इनको सीखे बिना वह समाज में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकता है और इस कार्य को हम शिक्षक ही व्यवस्थित ढंग से बता करके उन्हें समाज में रहने योग्य बना सकते हैं। हम लोगों ने ऊपर ही बात किया, अनुशासन बनाते हैं, ठीक। इसको पूर्णतः नियंत्रित करना परम आवश्यक होता है क्योंकि हम हमेशा अनुशासन की बात करते हैं, उसके बाद भी बच्चे काफी कुछ अनुशासनहीन, यानी कि आपके द्वारा बताए गए बातों को या जो आपने नियम बनाए हैं उससे अलग हट करके कार्यों को करते हैं। तो इसे हमें खींचना नहीं है, क्योंकि हम जब खींच जाएंगे तो बच्चे में भी वही प्रवृत्ति आएगी। हमें उन्हें दूसरी विधियों को अपना करके उन्हें सद्मार्ग पे लाने का कार्य करना है और उन्हें ये बताना है कि जैसे अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं, लगातार हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और उसके महत्व को बता रहे हैं, फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसके क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, इसको समय समय पर उन विशेष बच्चों को बताने की आवश्यकता होगी। और इससे क्या होगा, उसे लगेगा कि सर बार बार जो है हमें ही बुला रहे हैं, हम संतुष्ट रहें और हमसे जो अपेक्षाएं कर रहे हैं वह पूरा हो सके। अगला जो प्राप्ति के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया को हम सरल सहज बनाएं, उसी प्रकार से विद्यार्थी भी जब अपने विद्यालय में आता है, जब अपने क्लासरूम में आता है तो एक निश्चित उद्देश्य पूर्तिकरण तो करे, लेकिन विद्यालय में आए हुए हैं हमें क्या करना है, और इस प्रकार से बार बार जब हम उन्हें उनके लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने एम को याद दिलाते रहते हैं तो बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारा भी लक्ष्य है, हम भी उसको पूरा करने के लिए क्लास में विभिन्न गतिविधियों को लेकर के जाते हैं और बच्चे भी भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर के अपने विद्यालय में अपने शिक्षक के पास आते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बिना लक्ष्य के किसी कार्य को हम व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकते और इसलिए लक्ष्य, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि केवल आए, क्लास में आ गए हैं, विद्यालय में आ गए हैं, उनका मानना है चलो हो गया, आ गए हैं, हमारा अटेंडेंस हुआ, सर आए, पढ़ाए, बस हो गया। ऐसा नहीं है, वे उन्हें भी इस बात का ज्ञान हमें दिलाना है कि
आप जब यहाँ पे आए हो तो आपका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उसके लिए ही कार्य करना चाहिए। इसके लिए एक छात्र को और एक शिक्षक को कई कड़ियों से होकर के गुजरना होता है। जिस प्रकार से हम लोग नदी की बात करें, नदी जब पर्वत से निकलती हैं तो उन्हें कई जगह कठिन, कभी आसान आदि परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पर वह वे अपने आप को ही उसके अनुसार ढाल लेती हैं। कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी ऊपर से गिरी तो काफी तीव्र तेज धार के साथ, कभी शांतचित्त होकर के धीरे धीरे बढ़ते रहना। तो हमें भी उन विद्यार्थियों को जो अधिगम आपके लाभ कराने के बाद भी अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, उनको उन्हीं के ढंग से सदमार्ग पर ला करके लक्ष्य की ओर उन्मुख करना हमारा परम कर्तव्य होता है। और इस प्रकार से जब हम क्लास के अंदर जब वातावरण का निर्माण कर देते हैं तो हम सभी अपने उद्देश्यों में, अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं। तो इस मध्य मैं प्रश्न भी करना चाहूं तो मुझे लगता है कि आज के प्रशिक्षण में हम सभी ने ये जाना कि किस प्रकार से अपने क्लास को मैनेज करके हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे अधिगम कराने वाले के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। फलस्वरूप विद्यार्थियों के विकास की बात को करते हैं। विद्यार्थी भी अपने आपके द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात करके इस समाज में अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि जिससे उन्हें भी सभी लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, सम्मान दें, आपका भी सम्मान दें, आपके विद्यालय का भी सम्मान दें, उनके माता पिता का भी सम्मान दें। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। A wonderful material as a teacher. If you have gone through the training, अगर आप ट्रेनिंग के थ्रू गए होंगे तो वरुण सर को आप देख करके ये बता सकते हैं कि he is a wonderful material as a teacher. बीएड में जो पढ़े, आज तो बीएड कर दूर से भी कर लेते हैं, लेकिन बीएड में जो पढ़े उसका बहुत अच्छा वातावरण दिया इन्होंने। खास करके कुछ ऐसी पॉइंट्स जैसे मैथ्स के क्लास से बाहर निकला और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत कम टीचर्स के ध्यान में रहता है कि वो मैथ्स के मूड में था, थोड़ी देर पहले वो अलजेब्रा बना रहा था, ही वाज जस्ट स्टडीइंग ऑन अलजेब्रा, वो कैसे नाउन में घुस जाएगा अचानक। सो वंडरफुल मटेरियल। क्लास में पनिशमेंट का ये बहुत अच्छा वे एक और दो पॉइंट्स इन्होंने कहा कि नॉलेज होना और नॉलेज को इम्पार्ट करना, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, है ना। हमसे ज्यादा जानकारी डॉक्टर को है, हमसे ज्यादा जानकारी साइंस के इंजीनियर को है, हमसे ज्यादा जानकारी ऐसे बहुत लोग सोसाइटी में है जिनको है, बट व्हेन दे कम टू द प्रैक्टिकल क्लासरूम में एंट्री करा दीजिए, ऐसे सोसाइटी में बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि टीचिंग बहुत आसान सा काम है, लेकिन उनको कहिए कि एक दिन आकर के मेरी एक दिन का सैलरी दे देता हूँ, तुमको आकर के मेरे साथ काम करो, तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नॉलेज is something else and imparting knowledge is something different. A wonderful session. So I will request you all to give a big round of applause for Varun sir. It's not a big job. आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा काम नहीं है. The biggest thing is यहाँ आकर के speak करना, अपने words को, thoughts को लगा के 45 to 50 minutes तक speech up करके देना, ये एक सबसे बड़ी चीज है. आपने you must have seen that this is the first session, in-house training session. स्टेप बाय स्टेप बस आपको पॉइंट्स अप कर देने हैं. वेयर हैव यू स्टार्टेड, वेयर आर यू क्लोजिंग, व्हाट इज द मेन पॉइंट. सीबीएसई ने 25 घंटे का ट्रेनिंग सेशन तो दिया हम लोगों को, 25 घंटे के बाद ये जो इन हाउस का ट्रेनिंग सेशन दिया, इसके पीछे का रीजन कोई नहीं जानता है. वी हैव नेवर थॉट. ये हम जो कह रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट. हम सुन के ही तो हो सकता है ना. हम जितना ज्यादा आप देखेंगे सीनियर बुक्स में बच्चे पढ़ने में ज्यादा कम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि पिक्चर्स नहीं होते हैं.
जूनियर्स में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि पिक्चर्स होते हैं। सो हम ट्रेनिंग्स तो किया 25 आवर्स का, उसमें से 5 ट्रेनिंग को भी अगर हम अपने अंदर इंप्लीमेंट कर पाए तो दैट इज द ओनली मोटो ऑफ द इन हाउस ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग सेशन को हम इंपार्ट करके आप तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, वो ट्रेनिंग सेशन को इंपार्ट करके हम एक्चुअली में समझ पाते हैं कि नहीं। सो आई होप दिस विल हैव द सेकंड ट्रेनिंग टुमारो एट द सेम प्लेस सेम टाइम। थैंक यू एवरीवन।